हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 20th जून। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो सेंटर ने कहा है स्टेट्स को और यूटीज को कि केसेस रजिस्टर करिए और इन्वोक करिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 उन लोगों के खिलाफ जो इन्वॉल्व है, जिन्होंने असॉल्ट करा है डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। देखिए, अब आपको ये लगेगा ये सर मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ ये पॉइंट। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस। मगर देखिए, मैं खुद गया हूँ इंटरव्यू देने, तो मुझे पता है कि इंटरव्यू में ये चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं आपको, अगर आपने पुराने नोट्स बना रखे हो। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होगा कि आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपने कोविड पैंडेमिक में देखा, असॉल्ट हुआ डॉक्टर्स पे, तो आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आप कह सकते हैं कि सेंटर ने ये डायरेक्शन दी थी स्टेट्स और यूटीज़ को। तो ऐसे पॉइंट्स अपने फॉर्डर में लिख लीजिए करिए। क्योंकि क्या है कि अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको अभी तो लगता है कि मुझे याद रहेगा, बट लॉन्ग टाइम में याद नहीं रहता है। तो जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपके पास पॉइंट्स नहीं होंगे, उस टाइम आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। उसको देख, पेज 5 पे था, एनजीटी ने अपनी प्रोसीडिंग्स बंद कर दी अगेंस्ट द मेकेदातु डैम। उन्होंने कहा है कि कर्नाटका ने जब सबमिट कर दिया कि अभी तो एनवायरमेंट क्लियरेंसेस लेना बाकी है, तो अभी इसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनजीटी ने सो मोटू ये शुरू किया था केस। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेकेदातु डैम कहाँ है, कौन सी रिवर के ऊपर है, वो सब 27th मे के एनालिसिस में आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी। अब एक पेज 6 पे रिपोर्ट आई है कि इंडियंस के जो फंड्स हैं स्विस बैंक में, वो 6,625 करोड़ से एक साल के अंदर अंदर 20,700 करोड़ हो गए हैं, बढ़ गई है जो स्विस बैंक्स में पैसा है। अब वो स्विस बैंक्स में पैसा है, इट इज़ ऑल ब्लैक मनी। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी नहीं है कि स्विस बैंक में डिपॉजिट्स पड़े हों, बढ़े हों, फ्रॉम अनडिक्लेयर्ड इनकम्स ऑफ इंडियंस। ठीक है। वो कह रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंक्रीज इन डिपॉजिट्स हुआ है, क्योंकि इंडियन कंपनीज ड्यू टू इंक्रीज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो सकता है उनके फंड्स स्विट्जरलैंड में पड़े हों। बट दैट डजंट मीन कि वो अनडिक्लेयर्ड इनकम ऑफ इंडियन से हो। ब्लैक मनी वर्सेस वाइट मनी में ये भी फर्क होता है कि जरूरी नहीं है कि अनडिक्लेयर्ड इनकम से बढ़ा हो सकता है स्विट्जरलैंड के साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन ज्यादा हुई हो, उस वजह से हुआ हो। दूसरा उन्होंने कहा वजह ये है कि द इंक्रीज इन डिपॉजिट जो है वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बिजनेस जो स्विस बैंक ब्रांचेस का जो लोकेटेड है इंडिया में वो ज़्यादा हुआ हो, इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस बिटवीन स्विस एंड इंडियन बैंक ज़्यादा हुई हो, या कैपिटल इंक्रीज हुआ हो जो स्विस कंपनी की सब्सिडीज है इन इंडिया। ठीक है, ये तीन वजह दी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि अगर ये बढ़ा भी है तो जरूरी नहीं है कि अनडिक्लेयर्ड इनकम्स बढ़ी हो, ये वजह भी हो सकती हैं। एक पेज 6 पे था, मैंने आपको कहा था कि वो जगह छोड़ देना जो सीबीएसई का वो आया नॉर्म्स। तो उसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट आया, जैसे उन्होंने कहा था कि जो रेगुलर गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो उन्होंने स्कीम बना दी। जो प्राइवेट हैं, पत्राचार बेसिकली पत्राचार कह लो, पत्राचार कह लो, ये बेसिकली कॉरेस्पॉन्डेंस को कहा जाता है। और जो कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने सीबीएसई ने रखा है कि उनके लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे जब भी कंडीशंस ठीक हो जाएंगी। तो उसको लेके सीबीएसई स्टूडेंट्स जो हैं, जो इन कोर्सेज में थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स फॉर देम इन द फिजिकल मोड, कि पेंडेमिक के दौरान में फिजिकल मोड में एग्जामिनेशंस उनके लिए ना रखा जाए। दो उन्होंने बातें रखी हैं। कह रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशंस को डिले किया गया बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम, कि उनको नहीं पास किया गया, बाकी बच्चों को पास कर दिया गया कि दोबारा तो हम फिजिकल एग्जाम लेंगे, इस दौरान वैसे ही नहीं ले सकते, तो उसकी वजह से एग्जाम्स डिले होंगे और उनको एक लूज हो जाएगी अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई एंड सीक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज। तो उस वजह से उनको डिनाई हो जाएगा उनका फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। दूसरा उन्होंने पॉइंट रखा है कि अगर फिजिकल मोड में एग्जाम होता है तो वो दे विल बी फोर्स टू अपीयर इन द फिजिकल मोड एग्जामिनेशन। उससे उनका क्लियरली वायलेट करता है उनका राइट टू लाइफ एंड हेल्थ एज गारंटेड बाय द आर्टिकल 21। तो इन्होंने दो पॉइंट्स रखे हैं कि एक तो राइट ऑफ एजुकेशन हमारा खत्म हो रहा है और एक राइट टू हेल्थ हमारे ऊपर डेंजर है। उसके बाद एक पेज 6 पे था कि इंडिया ने कि देखिए यूएन में रेजोल्यूशन हुआ था म्यांमार को लेके। तो इंडिया ने अब्सटेन किया, सिर्फ इंडिया ने नहीं किया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, लाओस, नेपाल, थाईलैंड, रशिया, सबने अब्सटेन किया है। फेवर में ज़्यादा वोट्स हुए नो डाउट, बट इंडिया ने कहा है कि देखिए आप बहुत हेस्टी हेस्टी मतलब बहुत जल्दबाजी में ये लेके आए हैं ड्राफ्ट। इसमें सारे फैक्टर्स को नहीं देखा गया, सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स उनकी नहीं सुनी गई, उनके पॉइंट्स को नहीं समझा गया। तो उस वजह से इंडिया ने एब्सटेन किया है। इट डजंट मेक एनी न्यूज़, कुछ होगा आगे तो देखेंगे। एक पेज 9 पे था, इब्राहिम रईसी जो है ईरान के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब थोड़ा सा इब्राहिम रईसी को देख के पर्सनली न्यूज़ के हिसाब से हमें देख लेना चाहिए और थोड़ा सा ईरान का देख लेते हैं। एक तो 2019 में जो है रईसी को हेड बनाया गया था ईरान की जुडिशरी का।
उस टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पार्क हुआ था, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि माना जाता है कि 1988 में जब ईरान-इराक वॉर हो चुका था, उस टाइम बहुत सारे थाउज़ेंड्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिज़नर्स का एग्ज़ीक्यूशन हुआ था और उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है। तो इस वजह से 2019 में भी जब ईरान की जुडिशरी का इनको हेड बनाया था, तब भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई थी। अब इसमें ईरान के इलेक्शंस में लोगों ने बहुत कम वोटिंग करी है, क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि ऐसा था कि सम कैंडिडेट्स वर डिस्क्वालिफाइड बाय द जो इनका ये काउंसिल है, उसमें क्यों हुए थे? क्योंकि क्या है कि इन्होंने एक नए नियम लेके आए थे कि जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी एज 40 टू 75 ईयर्स ही होनी चाहिए। दूसरा, कोई ऑफ़िशियली बार नहीं करते हैं वुमेन को कंटेस्ट करने में, बट इस बार इन्होंने क्या किया कि ऑल वुमेन कैंडिडेट्स जितनी भी थी, उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। तीसरा, इन्होंने रूल्स रखे थे कि जो प्रेज़िडेंट होगा वो शियाइट मुस्लिम होना चाहिए। आपको पता होगा मुस्लिम्स में शियाइट भी होते हैं, सुन्नीस भी होते हैं और भी होते होंगे। तो इन्होंने कहा था कि 90% ईरान की जो पॉपुलेशन है वो शियाई है, तो इसलिए शियाइट मुस्लिम ही प्रेज़िडेंट होना चाहिए। इस और बहुत लोगों ने इस बार सिग्निफिकेंट नंबर अगर देखा जाए तो 50% के करीब लोगों ने वोट नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनको एक बिलीव ये रहा कि इलेक्शंस जो हैं इस बार रिग्ड है और वो गार्डियन काउंसिल जो इलेक्शन की वॉचडॉग है वहाँ की, उसको भी बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जो पब्लिक फेवर कर रही थी। ठीक है? उसके बाद एक साइंस पेज पे था, आई एम रियली सॉरी ये थोड़ा-सा इसके फ़ॉन्ट्स छोटे रह गए। एक ट्रेंड देखा जा रहा है साइंस पेज पे बहुत अच्छा था, कि जो डेंसिटी ऑफ ज़िंक एंड आयरन है, वो डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है, जो राइस और व्हीट है, जो आज के टाइम पे कल्टीवेट हो रहे हैं, अगर उनको कंपेयर किया जाए 1960s के साथ। उसकी कुछ वजह दी है उन्होंने। देखिए, उसके ग्राफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, कितना परसेंटेज डिप्लीट हुआ है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कितना ज़िंक डिप्लीट हुआ है, कितना आयरन। बट हमें रीज़न पता होना चाहिए, वो कह रहे हैं रीज़न हो सकता है तो डाइल्यूशन इफ़ेक्ट। डाइल्यूशन इफ़ेक्ट कब होता है? जब हम देखिए हमने देखा होगा कि हमने यील्ड जो बढ़ाई है, मतलब जितना 1 एकड़ में पहले चावल या अनाज हुआ करता था, उससे आज के टाइम में अगर 1960 से बात करें, तो दुगने से तिगना हो चुका है। कह रहे हैं उस यील्ड को बढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट कॉन्संट्रेशन है, वो कम हुई है। तो याद रखिएगा, एक तो यील्ड की वजह से कि रेट ऑफ यील्ड हमने इंक्रीज़ करा है, दैट इज़ नॉट कंपनसेटेड बाय द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट टेक अप बाय द प्लांट्स। हम यील्ड ज़रूर आज हम 1000 की जगह 3000 तक तो पहुँच गए हैं, बट हमने जो न्यूट्रिएंट यील्ड थी हम उतनी नहीं पहुँचा पाए हैं, उस वजह से भी न्यूट्रिएंट यील्ड कम हुई है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो सॉइल्स हैं, जो प्लांट्स को सपोर्ट कर रही हैं, वो भी लो हैं इन प्लांट अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट को अवेलेबल करा सके न्यूट्रिएंट्स, वो भी न्यूट्रिएंट्स में लो हैं। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे ज़िंक और आयरन डेफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा लोगों को, बिलियंस ऑफ पीपल को अफ़ेक्ट करती है ग्लोबली, और ज़्यादातर उन कंट्रीज़ को करती है जिनकी डाइट्स जो है, स्टेपल डाइट्स ज़्यादातर राइस, व्हीट, कॉर्न और बार्ले है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिया है। वो आजकल सप्लीमेंटेशन पिल्स दे रही है टू स्कूल चिल्ड्रन, बट कहते हैं इट इज़ नॉट इनफ। हमें ज़रूरत है बायो फोर्टिफिकेशन की। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि हम उन फूड क्रॉप्स को ब्रीड करते हैं दैट आर रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, अच्छी तरह याद कर लीजिएगा व्हाट इज़ बायो फोर्टिफिकेशन। उसके बाद एक साइंस पेज पे आपने देखा होगा, एक तो पूरा बैट वायरस की नागालैंड स्टडी दे रखी थी, जिसको हमने 16th जून के एनालिसिस में जितना कॉम्पैक्ट में दे रखा उतना ही करिएगा। उस आर्टिकल को भी अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उतना ही निकलता है। उसको एक उन्होंने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कह रखा था। अगर आपको गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च याद रखना है तो आप वुहान लैब के नाम से याद रख लीजिएगा, ठीक है? वो बड़ा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें डेलिबरेटली मतलब चूहे को, बैट्स को, इन सबको किसी को भी पकड़ा, उसके जीन्स को अल्टर करा जाता है, म्यूटेशन की जाती है, उसके ऊपर बेसिकली स्टडी की जाती है कि भैया इसके अंदर कितनी ट्रांसमिसिबिलिटी है, विरुलेंस है, इम्यून इम्यून सिस्टम कैसा है इसका। और उसमें कहते हैं कि बेसिकली ताकि इसलिए किया जाता है ताकि पोटेंशियल थेरेपीज़ लाई जा सकें, वैक्सीन बनाई जा सकें और आगे फ्यूचर में डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, उसको देखा जा सके। ये थोड़ा-सा इस गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इन्वॉल्व करती है मैनिपुलेशन, जो कई पैथोजेनिक माइक्रोब्स को मोर डेडली बना देती है, मोर ट्रांसमिसिबल बना देती है। अगर ये वुहान लैब थ्योरी सच है तो हम कोरोना केस में देख रहे हैं, अगर सच है तो, कि क्या कोरोना ने हल कर दिया है। इसमें बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है वायरसेस को और उनको डिफरेंट मीडियम्स में ग्रो करके देखा जाता है। दैट टेक्नीक इज़ कॉल्ड सीरियल पैसेज।
तो सीरियल पैसेज याद रखिएगा, गेन ऑफ फंक्शन याद रखिएगा। क्या है गेन ऑफ फंक्शन, आप तुक्का मार सकते हैं। एक रट्टा वाली बात बताऊं तो आप गेन ऑफ फंक्शन मींस वुहान लैब, आपको एकदम से मतलब याद हो जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा व्हाट इज गेन ऑफ फंक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।